नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 4 फरवरी 2022। स्वागत है आपका करंट अफेयर डिस्कशन में। आज का जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल है पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब मनरेगा से संबंधित है। आपको ये पता ही होगा, इसको आप जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हैं। अभी ये हाल ही में संदर्भ में क्यों आया, क्योंकि सरकार के द्वारा क्या है, सबसे ज़्यादा जो लंबित भुगतान है मतलब भुगतान नहीं किया गया है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन जो 3 राज्य हैं उनमें अभी तक ज़्यादातर भुगतान नहीं किया गया है, जो ये जिन्होंने मनरेगा के साथ काम किए हैं उससे संबंधित। अब हम कुछ की पॉइंट देखते हैं। क्या की पॉइंट है, ये है कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण जो रोजगार योजना है उसके लिए जो बजट का आवंटन किया है उसमें 25% की हमें कमी की गई है। जब इसको 25% की अभी कमी की गई है तो आगे आने वाले समय में ये क्या होगा, अगले समय का भुगतान करने में के लिए जो उपलब्ध धन है उसमें और ज़्यादा कमियाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इससे संबंधित है कि सरकार के द्वारा जब कम किया गया है बजट तो आगे आने वाले समय में तो इसको और कम किया जाएगा। और जबकि ये ग्रामीण स्तर पे पहला ऐसा योजना है जो इतनी सार्वभौमिक रूप से सभी को रोजगार प्रोवाइड करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये योजना पे आप ज़्यादा जोर देंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना मनरेगा है क्या। देखिए, मनरेगा का जो बनाया गया, ये मनरेगा बनाया गया था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005 के तहत बनाया गया था। अधिसूचना जारी की गई थी। इसका लक्ष्य रखा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को क्या हो, आजीविका के लिए एक सुरक्षा सुविधा प्रदान की जाए, जिसमें एक सार्वभौमिक योजना है, मतलब बहुत सारे लोगों को जोड़ने की बात है। इसमें यह है कि ग्रामीण परिवार जो है उनके जो एक वर्ष में 100 दिनों की कम से कम एक गारंटी देता है जॉब के लिए, कि 100 दिन आपको रोजगार ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो ये रोजगार की गारंटी देता है और इसके लिए एक वेतन इसको माना जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि लोगों का जो काम का अधिकार है, वो जो लोगों का जो काम करने का जो अधिकार है, राइट टू वर्क, उसके लिए ये भी एक कैपेबल है, एक गारंटी देती है। उसके बाद है प्रत्येक पंजीकृत परिवार को क्या करते हैं ये कि जॉब कार्ड प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? जॉब कार्ड। ये आपके पास है, ये रहा आपका जॉब कार्ड। इसके तहत आपको जॉब मिलेगा। इस जॉब कार्ड को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको नौकरी के लिए आवेदन करना पड़ता है। जब आप आवेदन करेंगे तो 15 दिन के अंदर ही आपको क्या होगा, रोजगार प्रदान किया जाएगा। अब मान लीजिए आपने ये लोकेशन पे जॉब के लिए क्या आवेदन किया यहाँ पे, तो ये नहीं है कि आपने दिल्ली में किया आपको मुंबई में मिलेगा, नहीं, आपको दिल्ली में ही 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको काम दिया जाएगा। ये जो काम करेगी ये किस योजना किसके तहत किया जाएगा, ये पंचायती ग्रामीण पंचायत के द्वारा किया जाएगा। पंचायती राज के पास ये शक्तियाँ है। ये जैसे हमारे यहाँ पे है केंद्र, राज्य और ये है ग्रामीण स्तर, 3 स्तर पे बांटा गया है। तो ये जो निचली स्तर है ग्रामीण, इनको ये अधिकार दिया गया है ये रोजगार योजना के लिए। ये रोजगार योजना से क्या होता है कि कानूनी अधिकार मिलता है हमें। ठीक है, मनरेगा के तहत एक कानूनी अधिकार दिया जाता है। अब हम एक चीज़ आप लोगों को टर्मिनोलॉजी समझाते हैं। कानूनी अधिकार क्या होता है? कानूनी अधिकार संवैधानिक अधिकार, धानिक अधिकार और मौलिक अधिकार। ये 4 अधिकार आपको देखने के लिए मिलेगा। अधिकार, अब समझिए आप इस टर्म को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है टर्म को जानना। अब कानूनी अधिकार, पहले मौलिक अधिकार को समझते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट जो है वो भारत से लेके आर्टिकल 12 से लेके जो 32 तक जो दिया रहेगा उसे ही हम फंडामेंटल राइट कहेंगे। जो 12 से 32 तक दिया रहता है उसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कहते हैं, राइट, संविधान के अंदर। कानूनी अधिकार ये है कि संसद के द्वारा कानून बना के यदि हमें कोई अधिकार दिया जाता है, कानून बना के, ठीक है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। यह क्या है? संसद के द्वारा कानून बना के हमें कोई अधिकार मिला है, उसे हम क्या बोलेंगे? कानूनी अधिकार। ठीक है, इसे हम कानूनी अधिकार बोलेंगे। और संवैधानिक अधिकार क्या हो जाता है? ये पूरा संविधान में जो दिया हुआ है अधिकार, ये पूरा एक ब्रॉड संविधान का बुक है। इस बुक के अंदर जो जो अधिकार दिया हुआ है, जैसे वोट देने का अधिकार हो गया, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्या हो गया, ये संवैधानिक अधिकार हो गया। ये कानून के माध्यम से रोजगार गारंटी करने का जो अधिकार है यह कानूनी है। तो आपसे एक क्वेश्चन कभी आएगा, क्या सभी मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार होगा? तो हाँ, मौलिक अधिकार, सभी मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार किसमें दिया हुआ है? संविधान के अंदर दिया हुआ है। तो सभी मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार होगा। लेकिन सभी
संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार होगा तो नहीं, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये देखिए जैसे है, ये हो गया संविधान हो गया, इसके अंदर ही ये मौलिक अधिकार होता है, ये कानूनी अधिकार होता है। तो ये मौलिक अधिकार हो गया, ये कानूनी अधिकार हुआ, लेकिन किसके अंदर दिया हुआ है, तो ये संविधान के अंदर दिया हुआ है। तो ये संवैधानिक अधिकार एक यूनिवर्सल है, मतलब सभी इसमें आ जाएंगे। अब मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार अलग है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल है चुनावी बॉन्ड से संबंधित। इसको आप जीएस पेपर 2 से भी जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि एक आरटीआई जारी किया गया था। आरटीआई, उस आरटीआई में ये जानने के लिए मिला है कि इस बार जो चुनावी बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा खरीदा गया, सबसे ज़्यादा रुपये का खरीदा गया है। 1213 ठीक है करोड़ का ये रुपये का बेचा गया है। तो इसमें एक चीज़ें इशारा करता है कि किसी एक ही राजनीति जो पार्टी है उसको ही ये चीज़ें बेचा गया है, उससे संबंधित है। तो ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ें आप देख सकते हो, इस योजना का चुनावी बॉन्ड जो योजना है इसकी शुरुआत 2018 में होती है और 2018 से लेकर अभी तक इसको बॉन्ड को बेचा जाता है, लेकिन इस बार जो बेचा गया वो सबसे अधिक बेचा गया है। राइट, अब हम आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि चुनावी बॉन्ड क्या होता है, हमारे लिए जानना ये जरूरी है। चुनावी बॉन्ड एक तरह का चंदा होता है। आप किसी मंदिर में, कहीं पे भी, आप गुरुद्वारा में आप एक चंदा देते होंगे ना अपने नाम से, तो आपको एक रसीद मिलता होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ें होता है कि चुनावी बॉन्ड जो होता है उसके लिए बॉन्ड एक मिलता है, ठीक है, पेपर होता है, उसकी कीमत होती है। उसकी कीमत होती है 1,000 रुपया, मिनिमम जो होता है 1,000 रुपया, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और अधिकतम जो होता है वो होता है 1 करोड़। इस बॉन्ड में खरीदा जा सकता है। ये किसके द्वारा बेचा जाता है, एक बैंक के द्वारा बेचा जाता है, उसका नाम है एसबीआई। एसबीआई इसको बेचती है और बाद में इसको भुगतान कर देती है। ये किसको दिया जाएगा, ये सिर्फ पंजीकृत जो दल होता है, राजनीतिक दल, जैसे मान लीजिए बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, ये सब क्या हो गया, पंजीकृत है, मतलब वो रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको ये चीज़ें नहीं बेचा जाएगा। तो पंजीकृत दल को ही नाम से ये चीज़ें नामांकित होता है। या कोई व्यक्ति खरीद सकता है। वो जो व्यक्ति खरीदने का जो समय होता है वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के 10 दिन जो होते हैं ना अवधि के दौरान ये उपलब्ध होता है खरीदने के लिए। राइट, उसके बाद है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और विवादित जो चीज़ होती है, इसमें किसी का नाम उल्लिखित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आप चंदा काटा गया, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना गुप्त दान, तो ये गुप्त दान के रूप में होता है। ठीक है, किसी का नाम इसमें नोटेड नहीं होता है कि ए पर्सन ने 10 लाख रुपया दिया या 20 लाख दिया, ये लिखा नहीं रहेगा। तो ये गुप्त दान की तरह ये होता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया ये चुनावी बॉन्ड क्या होता है। ये चुनावी बॉन्ड एक तरह से चंदा होता है राजनीतिक पार्टी को, जो इलेक्शन होने से पहले उनको अपने पार्टी को रन करने के लिए फंड जो चाहिए, वित्तीय सहायता जो चाहिए, वो चुनावी बॉन्ड की सहायता से ही वो प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, परजीवी फूल वाले पौधे एक खोजा गया है। वो खोजा गया है वो निकोबार द्वीप समूह में खोजा गया है। निकोबार द्वीप समूह में ये परजीवी फूल खोजा गया है। अब हम जाते हैं परजीवी फूल के जीन के बारे में। ये जो है स्टेप मैराथन्स, ठीक है, मैराथन्स पौधे हैं, ठीक है, जो हॉर्सफील्डिया ग्लोब्रा जो होता है, हॉर्सफील्डिया ग्लोब्रा पर बढ़ता है, ये चीज़ें है। ठीक है, लॉरेंथेसी जो है इससे संबंधित है। ये किसकी प्रजाति है, ये चंदन का एक आदेशी आप देख सकते हो, होमो प्रजाति है। ठीक है, होमो प्रजाति से संबंधित है। ओके, यह केवल और केवल कहाँ पे मिलता है, ये जो अपना पोषण होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के सक्षम से हरी पत्तियों पे प्राप्त करते हैं। ये आपको नॉर्मली लगेगा। यह केवल और केवल निकोबार द्वीप जो समूह है हमारा, उसमें ही मिलता है। ठीक है, ये स्थानीय है। तो आपको पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन में कि ये जो फूल है परजीवी, ये कहाँ पे मिलता है, केवल निकोबार द्वीप समूह में। तो जी, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल है, ये हिंदू के अंदर कवर किया गया था। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चल। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कि विश्व अर्धभूमि दिवस 2022। विश्व अर्धभूमि दिवस, अर्धभूमि को हम बोलते हैं वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड बोला जाता है। इसे केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है। ये रामसर स्थान जो होता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। ये कहाँ पे है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर है। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है। ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका कारण क्या है कि हर साल 2 ही फरवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ईरान के जो शहर में रामसा में, ईरान के शहर, अब देखिए रामसर साइड जो होता है, रामसर साइड होता है, रामसर साइड। अब ये रामसर साइड का नाम रामसर ही क्यों पड़ा, क्योंकि ईरान के जो शहर है रामसर, पहली बार अर्धभूमि के लिए यहीं पे कन्वेंशन हुआ था।
ठीक है, इसीलिए इस जगह को हम रामसर कहते हैं। रामसर में क्यों कहा जाता है? क्योंकि रामसर जो है वो एक जगह है ईरान में, इसलिए इस जगह को हम क्या करते हैं, इस जितने भी लिस्ट में जो आता है उसको हम रामसर साइट करते हैं। ठीक है, तो अर्धभूमि कन्वेंशन हुआ था, इसलिए हम 2 फरवरी को ही हर साल मनाते हैं। इस बार जो अर्धभूमि है, जो हमारे लिए इसमें क्या काम किया जाता है कि हमारी धरती पे जो अर्धभूमि है उसकी जो भूमिका है, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके बारे में विश्व को क्या करना है, जागरूकता को बढ़ावा देने की बात किया जा रहा है। विश्व अर्धभूमि दिवस जो थीम होता है, लोगों को प्रकृति के लिए अर्धभूमि करवाई। ठीक है, ये क्या है, थीम है। क्वेश्चन पूछ देता है कि इस बार का थीम क्या था, तो लोगों को प्रकृति के लिए अर्धभूमि करवाई, ये थीम है। अब देखते हैं नई रामसर साइट। इस बार 2 रामसर साइट को जोड़ा गया है। एक है गुजरात के जो है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य में जोड़ा गया है। एक है यूपी का है वखियारा, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, वखियारा वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की गई है। वखियारा में क्या है कि मध्य एशियाई जो फ्लाईवे है, ठीक है, मध्य एशियाई जो फ्लाईवे है उस प्रजाति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। वहीं गुजरात में हमने क्या बताया था, कौन सा है, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य जो है, ये देखिए एक्चुअली ना ये पर्यावरण का है। ठीक है, और पर्यावरण और इकोनॉमिक्स के लिए आप हर वक्त ध्यान में रखिए कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है, तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान में रखें। ठीक है, और ये यदि आप ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहते हैं ना, तो इन सभी का मैप देख ले कि कहाँ पे मैप है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रूप से आप स्टडी कर पाएंगे। तो इनके लिए क्या है, विश्व जो विविधता है, जिसमें लुप्तप्राय और कमज़ोर प्राणी जो होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। अब भारत में कितने साइड हो गए रामसर के? अब भारत में जो रामसर साइड हो गए वो 49 रामसर साइड हो गए। ठीक है, 49 रामसर साइड हो गए। टोटल जो क्षेत्रफल है वो इतने हेक्टेयर, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये दक्षिण एशिया में सबसे अधिक हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि दक्षिण एशिया में ये सबसे अधिक है। हाँ, भारत का जो रामसर साइड क्षेत्र है वो दक्षिण एशिया में सबसे सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। कलावीर श्रेणी में के जो एक पनडुब्बी है जिसका नाम है INS वागीरो। ठीक है, INS वागीरो का ये हाल में न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि जो प्रोजेक्ट 75 है उसके तहत जो ये 5वीं पनडुब्बी है INS वागीरो, उसको नौसेना ने क्या किया है, क्लास में इसको 1 फरवरी 2022 को समुद्री परीक्षण इसका चालू किया गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया। अब हम देखते हैं इसके बारे में। ये INSO वागीरो जो है ये कलवीर श्रेणी का एक छठा पनडुब्बी में से 5वां है। ठीक है, 6 पनडुब्बी का श्रेणी है उसमें से 5वां है। अब बात आती है कि इसमें से और कौन कौन सा है, और जो है INS कलवीरो, ठीक है, कलवड़ी, उसके बाद है INS खडेड़ी, उसके बाद है करजन, INS करजन, वेला और वागीसर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो उनके इनसे पहले है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा सिस्टम लिया जाता है। इसमें लिया जाता है स्कैपिन और वर्ग के जो ये पनडुब्बी होते हैं पर आधारित होता है। स्कैपिन वर्ग के पनडुब्बी आधारित मतलब ये होता है जिसमें डीजल से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन जो सिस्टम होता है, डीजल से इलेक्ट्रॉनिक बना के फिर इसको संचालित किया जाता है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन इसका किया गया है, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हल्टर किलर। ठीक है, हल्टर किलर होता है जिसका मतलब होता है कि विरोधियों के जो नौसेना होते हैं उनको ये निशाना बनाते हैं और उसको डुबा सकते हैं। मतलब नौसैनियों का जो नौसेना होता है उसको ये डुबा सकते हैं। देखिए पनडुब्बी क्या होता है, ये पानी के अंदर होता है, पानी ऊपर से रहता है, ये पानी के अंदर होता है, समुद्री तट के अंदर, तट के नीचे रहता है, तो जिससे पता नहीं चलता ऊपर से यदि कोई समुद्र जा रहा है तो इसको निशाना बना के यहाँ से वो मार सकता है, राइट। उसके बाद देखते हैं यह सतह से कितना 11 मील, और डूबने के बाद ये क्या होता है, समुद्री सीमा के जो है 20 मील, ठीक है, समुद्री 20 मील तक पहुंच सकता है, ये चीज़ें पहुंच सकती है। ये एयर इंडिपेंडेंट जो प्रोपल्स होता है, एयर इंडिपेंडेंट, और उसके बाद है गैर परमाणु पनडुब्बियाँ। ठीक है, गैर परमाणु पनडुब्बियाँ, इसके सतही जो ऑक्सीजन होते हैं उससे ये पहुंच लंबी समय तक ये संचालित रहती है और सक्षम होती है जहाँ पे वो रहने के लिए सक्षम हो जाती है। अब हम कुछ जानते हैं कि कलवाड़ी जो है, कलवाड़ी का नाम कलवाड़ी ही क्यों पड़ा? कलवाड़ी नाम इसलिए पड़ा कि यह एक होता है टाइगर जो होता है ना, शार्क टाइगर, इसके नाम पे इसको कलवाड़ी पड़ा गया। उसके बाद है वागीर का नाम एक रेत मछली के नाम पे पड़ा गया। ठीक है, जो शिकार के लिए समुद्री प्रजाति में से सबसे खूंखार माना जाता है, इसलिए इसको रखा गया। उसके बाद है खडेड़ी जो है, ये छत्रपति द्वारा जो है, शिवाजी छत्रपति द्वारा खदेड़ी बनाया गया था, यह एक द्वीप के नाम पे रखा गया था। ठीक है, वो द्वीप है उसके नाम पे रखा गया। उसके बाद है करजन जो है, वो मुंबई के जो दक्षिण क्षेत्र में एक द्वीप है उसके नाम पे रखा गया, राइट। तो ये आपने जान लिया होगा, ये पनडुब्बी के बारे में जो इसमें इंफॉर्मेशन था हमने उसको डिस्कस किया।
ये सेशन का पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बुद्धा एस अकेडमी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिल सके आगे तक कंटिन्यू करने के लिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।